हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लासेज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक अंग्रेजी अनुच्छेद को जो आरएस मैन 2021 के पेपर 4 में आया था। और पेपर 4 में आप सभी आरएस के जो विद्यार्थी हैं उनको पता है कि पेपर 4 में हिंदी और इंग्लिश दो पेपर होते हैं। और ये जो अनुच्छेद होता है ये आपके हिंदी वाले पार्ट में आता है, ठीक है। और हिंदी वाले पार्ट में इंग्लिश में आता है और इंग्लिश से आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि आरएस मैन 2021 का पेपर 4 की आंसर की मैंने यूट्यूब पर डाली थी अपने चैनल पे, और जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो बहुत से विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन आए और उन्होंने डिमांड की कि आप इस पेपर में जो अनुच्छेद आया था उसका भी एक सॉल्यूशन वीडियो बनाओ, और उन्हीं की डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अनुच्छेद को, एक आर्टिकल को जो आरएस मैन 2021 में पूछा गया था। हालांकि क्या होता है, किसी भी राज्य की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं उनमें इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। कुछ राज्यों में क्या होता है कि हिंदी से इंग्लिश में करवाया जाता है और कुछ राज्यों में इंग्लिश से हिंदी में करवाया जाता है। या फिर क्या होता है कि उस राज्य की, उस स्टेट की जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें विद्यार्थियों को अनुवाद करना होता है इंग्लिश से रीजनल लैंग्वेज में। क्लियर? तो लेकिन आरएस का जो राजस्थान का जो एग्जाम होता है उसमें ये जो क्वेश्चन है इस इंग्लिश में आता है और इंग्लिश से आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना होता है। ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मुश्किल से 10-12 लाइन का एक पैराग्राफ होता है, एक अनुच्छेद होता है, एक आर्टिकल इसको बोल सकते हैं। उसको आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना होता है। तो जो ये पैराग्राफ इंग्लिश में आता है जिसे स्टूडेंट को हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप इस आर्टिकल या पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट किस प्रकार करते हो, लाइन बाय लाइन करते हो या फिर आप भावार्थ समझकर करते हो। क्लियर? तो देखो, काफ़ी स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि लाइन बाय लाइन इसका करना चाहिए, या फिर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि इसको भावार्थ को समझकर करना होता है। लेकिन किस प्रकार से करना होता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। और जो आरएस में 2021 का पेपर 4 में ये जो अनुच्छेद आया था उसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो आपको ध्यान से समझना है कि किस प्रकार से ये पैसेज आया था और क्या इसमें वर्ड्स का हमें यूज करना है, किन शब्दों का हमको चयन करना है, किस प्रकार से लिखना है। हालांकि इसका कोई मेथड नहीं होता, आपको बस इंग्लिश पढ़ना और समझना आना चाहिए। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन इसको ट्रांसलेट करो। केवल आपको भावार्थ समझ में आ जाए तो आप इसको आराम से इसको अपनी भाषा में वहां पे एग्जाम में लिख सकते हो। अब देखो, जैसे कि ये जो आर्टिकल है ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 में आया था आरएस में 2021 के पेपर में। अब इसमें ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है, अगर हम एक बार इसको पढ़ के वैसे इसको गो थ्रू देखेंगे, गो थ्रू करेंगे तो हमको लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो पैसेज आपके सामने हैं, अगर आपको बुक्स को पढ़ने की हैबिट है तो आपको पढ़ते ही तुरंत मालूम चल जाएगा कि ये पैसेज कहाँ से लिया हुआ है, या ये पैराग्राफ जो है, ये लाइंस जो है ये कहाँ से ली हुई है। अब जब मैंने इसको पढ़ा तो इसमें क्या है, ये जो लाइंस है ये जवाहरलाल नेहरू का आपने नाम सुना होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक से उन्होंने, ये एग्जामिनर ने यहाँ से इनको इन लाइंस को लिया है। अब उन्होंने क्या लिखा है, किस बारे में बताया है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब हमने ये आंसर की जारी की थी तो काफ़ी एक दो जो टीचर थे मार्केट में उन्होंने भी हमारी देखे देख आंसर की जारी की थी और काफ़ी गलतियां उस आंसर की में पाई गई थी। काफ़ी टीचर्स ने क्या किया था कि जब ये पैसेज उन्होंने ट्रांसलेट किया तो उन्होंने गूगल से इसकी कॉपी कर ली, मतलब गूगल ट्रांसलेट का यूज करके वो हिंदी में लिख के स्टूडेंट को दे दिया। अब अगर आप गूगल ट्रांसलेट से इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो किस प्रकार से इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है, एक बार आप देखिए। तो देखो, भाषा व्याकरण और भाषा शास्त्र असीम रूप से बड़ी चीज है। यह एक जातीय और सांस्कृतिक प्रतिभा काव्यात्मक वसीयतनामा है और उन विचारों और कल्पनाओं का जीवंत अवतार है
जिन्होंने उन्हें ढाला है। शब्द उम्र से अपना अर्थ बदलते हैं और पुराने विचार खुद को नए में बदलते हैं। अक्सर उनकी पोशाक रखते हैं। अर्थ को पकड़ना मुश्किल है। बहुत कम भावना वाक्यांशों के एक पुराने शब्द की, मतलब आप जब पढ़ोगे इसको, गूगल का जो ट्रांसलेट का जो पढ़ोगे आप उसको, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उन टीचर्स को भी आप देखो कि उनको खुद को भी इसका ट्रांसलेशन करना नहीं आता और उन्होंने गूगल से इसका ट्रांसलेट करके विद्यार्थियों को थमा दिया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लाइन बाय लाइन और एक एक वर्ड का जो हिंदी ट्रांसलेशन कैसे होता है, फिर उसको पूरे को भावार्थ को समझ के हमें किस प्रकार से करना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम इसकी पहली लाइन, ये पैसेज आपके सामने है और इसकी एक एक दो दो लाइन लेके हम चलेंगे और उसको किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, अब इस पैसेज की, इस अनुच्छेद की जो पहली लाइन है वो क्या है? अ लैंग्वेज इज समथिंग इनफाइनाइटली ग्रेटर देन ग्रामर एंड फिलोलॉजी। ये इसकी पहली लाइन है। अब इसको किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है ये हम देखेंगे। कि देखो, स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या आती है कि जब वो एक सेंटेंस को पढ़ता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट कौन सा है, या सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है या ऑब्जेक्ट से शुरुआत करनी है, या फिर कोई कंजंक्शन अगर बीच में दिया हुआ है कि वहां से सेंटेंस को हमें लिखना है। क्योंकि आपको नंबर आपके जब कटते हैं वो इसी बात से कटते हैं कि आपने उसको सही तरीके से लिखा ही नहीं है। ठीक, तो देखो, अ लैंग्वेज इज समथिंग। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे अ लैंग्वेज है, तो अ लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? एक भाषा। एक भाषा, समझ में आ गई बात? आपको दिख रहा होगा आपको। और एक भाषा अगर हमने यहाँ पे एक भाषा लिखा है तो उसका मतलब क्या है? देखो, ए का मतलब एक भी होता है और कोई भी होता है। सबसे पहले तो आप एक चीज को समझ लो, क्योंकि जब आप यहाँ पे एक भाषा लिखोगे या कोई भाषा लिखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो शुरुआत ज्यादा बेटर होता है कि हम कोई भाषा से करें। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे एक भाषा, एक का मतलब, देखो समझ लो, जब हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल क्या होते हैं? दो होते हैं, इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट में क्या आता है? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? द। ये मैंने आर्टिकल वाला जो वीडियो उसके अंदर बहुत डिटेल में बताया गया है इसके बारे में। तो यहाँ पे ए और एन का मतलब क्या हो गया? एक या फिर कोई। जब हम कोई चीज को भावार्थ को समझ के करते हैं तो वहां पे क्या आता है? एक की जगह पे आता है कोई। ठीक है, और कोई बोलो या एक बोलो, ये अपने आप में क्या है? अनिश्चित है, इनडेफिनेट है। क्लियर? और उसी को, इनडेफिनेट को डेफिनेट अगर हम बनाते हैं तो फिर क्या आता है? द आता है। इसके बारे में डिटेल में आर्टिकल वाले वीडियो में है। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसी की, तो हम यहाँ पे एक लिखें या कोई लिखें। ठीक है, तो कोई भाषा या एक भाषा, अब क्या है? इज समथिंग इनफाइनाइटली ग्रेटर। अब देखो, यहां से लेके यहां तक ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हुआ? सेंटेंस को पढ़ के हमको लग रहा है कि इसमें कोई कंपैरिजन किया हुआ है, और अगर कंपैरिजन किया हुआ है तो जिससे कंपैरिजन किया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। हमने सब्जेक्ट लिख दिया, एक भाषा या कोई भाषा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि जो कंपैरिजन जिससे किया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। तो एक भाषा किससे है? ग्रामर। ग्रामर का मतलब क्या होता है? व्याकरण। व्याकरण और किससे? और फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? भाषा विज्ञान। और भाषा विज्ञान, यहां तक समझ में आ गया होगा कि एक भाषा या कोई भाषा व्याकरण और भाषा विज्ञान से। ठीक है, भाषा विज्ञान से। अगर कंपैरिजन आ रहा है तो से तो आएगा ही सही, से। अब इनफाइनाइटली का मतलब क्या होता है? अनंत। इनफाइनाइटली का मतलब होता है अनंत, या फिर इसको हम बोल सकते हैं असीमित। समझ में आ गई बात? तो अनंत भी बोल सकते हैं और असीमित भी बोल सकते हैं। तो एक भाषा व्याकरण और भाषा विज्ञान से असीमित या फिर अनंत रूप से बड़ी। ठीक है, ग्रेटर है यहाँ पे तो बड़ी। अब बड़ी चीज है, या तो हम यहाँ पे या बड़ी चीज है ये लिख दो, या फिर आप क्या लिखोगे? असीमित रूप से बड़ी है।
मेरी बात को ध्यान समझना, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, लेकिन उस सेंटेंस को आपको किस तरीके से, अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो, ये आपको देखना है। तो एक भाषा व्याकरण और भाषा विज्ञान से असीमित रूप से बड़ी है, अनंत रूप से बड़ी है, या अनंत गुणित है। अगर आप और ज्यादा शुद्ध हिंदी में लिखना चाहो, क्योंकि देखो चीज जो शब्द है ना, ये उर्दू का शब्द है, ठीक है। तो अनंत रूप से बड़ी है, या फिर क्या होता है, अनंत गुणित है, ठीक। अनंत और रूप से बड़ी की जगह हम क्या कर सकते हैं, गुणित, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अलग अलग तरीके हैं, आपको सेंटेंस, वाक्य को किस प्रकार से बना के लिखते हो, फिर से आप सुन लो। एक भाषा व्याकरण और भाषा विज्ञान से अनंत गुना बड़ी चीज है। एक भाषा व्याकरण और भाषा विज्ञान से असीमित रूप से बड़ी है। एक भाषा व्याकरण और भाषा विज्ञान से अनंत रूप से बड़ी है, या अनंत गुणित है, ज्यादा अगर आप शुद्ध हिंदी में लिखना चाहो। क्लियर? तो ये एक भाषा की जगह आप कोई भाषा करोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे, नेक्स्ट सेंटेंस था इसमें, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या था कि इट इज द पोएटिक टेस्टामेंट, ठीक है। इट इज द पोएटिक टेस्टामेंट ऑफ द जीनियस ऑफ ए रेस एंड ए कल्चर। अब ये जो आपको सामने नजर आ रही लाइन, इट इज द पोएटिक टेस्टामेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोएटिक का मतलब क्या होता है, काव्यात्मक। पोइट का मतलब कवि, और पोएम का मतलब कविता, और पोएटिक का मतलब काव्यात्मक। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। काव्यात्मक। अब ये टेस्टामेंट, आपने टेस्टामेंट वर्ड तो सुना ही होगा। टेस्टामेंट का मतलब होता है सबूत। अगर हम इसके सेंटेंस के हिसाब से अगर हम देखें, या फिर हम बोल सकते हैं विवेचन, हिंदी में अगर हम विवेचन, या फिर हम बोल सकते हैं साक्ष्य। साक्ष्य हिंदी का शब्द है, और जो सबूत है वो उर्दू का शब्द है। क्लियर? तो और जीनियस का मतलब आप जानते ही हो। जीनियस का मतलब अगर हम यहाँ सेंटेंस के हिसाब से लें तो उत्कृष्टता। समझ में आ गई बात? तो और रेस का मतलब क्या होता है प्रजाति। रेस का मतलब क्या होता है, जाति या फिर प्रजाति। और कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति। तो पहले तो सेंटेंस को पढ़ के आप उसका मीनिंग निकाल लो, वर्ड्स का मीनिंग निकाल लो। और जरूरी नहीं है आपको हर वर्ड्स का मीनिंग आता ही हो, ये आप ध्यान से समझना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें वो वर्ड हमने पहली बार सुना होता है, और उस वर्ड का जो मीनिंग है वो हमें पता नहीं होता। लेकिन हम सेंटेंस को पढ़ के उसके भाव को समझ के उसका मीनिंग को हम निकाल सकते हैं। ये आप ध्यान में रखना, और यही आपकी हैबिट होनी चाहिए। क्योंकि देखो कोई भी अगर इंग्लिश अखबार पढ़ता है, इंग्लिश बुक पढ़ता है, चाहे मैं ही पढ़ूं, ठीक है, तो हमें ये पता नहीं हो, हम कोई डिक्शनरी तो है नहीं कि हमें सारे वर्ड्स के मीनिंग हमको पता हो। तो आपको क्या करना है कि सेंटेंस को पढ़ के या पैराग्राफ को पढ़ के उसका जो भावार्थ है वो आपको पता चल जाएगा। तो उस वर्ड का जो मीनिंग है वो आप निकाल लोगे। क्लियर? अब देखो क्या है, इट इज द पोएटिक टेस्टामेंट। अब देखो पोएटिक टेस्टामेंट क्या होता है कि काव्यात्मक विवेचन। तो यह, इट का मतलब क्या है यहाँ पे, यह। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यह। अब यह किसके लिए आया है यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट में वो भी लिख दो। तो यह यहाँ पे किसके लिए आया, भाषा के लिए। क्योंकि बात किसकी चल रही है यहाँ पे, भाषा की। तो यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो उन्होंने अपनी बुक के अंदर ये जो लिखी है, तो वो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं भाषा की। तो यह भाषा, ठीक है, यानी यह किसी जाति, ऑफ ए रेस एंड ए कल्चर। अब देखो यहाँ पे रेस का मतलब मैंने क्या बताया, जाति। तो यह किसी जाति और क्या है, और संस्कृति। तो और संस्कृति, यहां तक आपको समझ में आ गया। यह किसी जाति या किसी संस्कृति, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी यहाँ पे आप लगा दो। अब देखो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, एक या फिर कोई या फिर किसी। अब देखो यहाँ पे भी ए आ रहा है रेस से पहले, और कल्चर से पहले भी क्या आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है। तो यहाँ पे
जब हम बात करेंगे या कोई लेखक बात करेगा तो वो क्या बोलेगा, यह किसी जाति या किसी संस्कृति की, या फिर वो बोलेगा कि यह एक संस्कृति या एक जाति की। ठीक है, तो कैसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर वे में बता रहा हूं कि यहाँ पे आप एक की जगह पे या यूज करो किसी का या कोई। तो यह कोई जाति या कोई संस्कृति, ठीक है, कि अब देखो यहाँ पे क्या आया है, ऑफ द जीनियस, तो कि उत्कृष्टता, उत्कृष्टता का काव्यात्मक विवेचन है। और मैंने विवेचन की जगह आपको क्या बताया है, साक्ष्य। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि यह किसी जाति और संस्कृति की। अब ये सेंटेंस जब आप इस प्रकार से बना के लिखोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इट इज द पोएटिक टेस्टामेंट, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये काव्यात्मक विवेचन है, यहां तक समझ में आ गया। अब किसके काव्यात्मक विवेचन है, किसी जाति, ऑफ द जीनियस ऑफ ए रेस एंड ए कल्चर, किसी जाति और संस्कृति की उत्कृष्टता का। मतलब यहाँ पे आप देखो कि जो ऑफ का जो सेंस आ रहा, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का, के और की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑफ द जीनियस ऑफ ए रेस एंड ए कल्चर, यानी आपको एक के बाद एक ऑफ का सेंस आपको इस यहाँ पे लिखना है। तो यह किसी जाति और संस्कृति की उत्कृष्टता का, ठीक है। अब जो यहाँ पे पोएटिक टेस्टामेंट है का काव्यात्मक विवेचन है, वो आपके लास्ट में आएगा। तो ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे लिखने की, जैसे हम यहाँ क्लास में या ऑनलाइन क्लास में इसी चीज की प्रैक्टिस करवाते हैं कि सेंटेंस को आपको बना के कैसे लिखना है, और यही जो आपकी प्रैक्टिस है, ये जो आपके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की जो क्वेश्चन आता है उसमें भी आपके काम आती है। क्लियर? तो देखो, तो यह किसी जाति या किसी संस्कृति की, या फिर यह किसी कोई जाति या कोई संस्कृति की, या फिर यह एक जाति या एक संस्कृति की उत्कृष्टता का काव्यात्मक विवेचन है, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आपको क्या बताया, टेस्टामेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो विटनेस या फिर एविडेंस, ये भी आप, ये इंग्लिश में, और यहां मैंने आपको इसका हिंदी का मीनिंग बता ही दिया था। क्लियर? ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं मिटा देता हूं, और जो नेक्स्ट जो लाइन है, एंड द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द थॉट्स एंड फैंसीज दैट हैव मोल्डेड देम, ये अब किस प्रकार से इसको हम लिखेंगे हिंदी में। ठीक है, तो वो आपको देखना है, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट वाली जो लाइन है, एंड द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द थॉट्स एंड फैंसीज दैट हैव मोल्डेड देम। अब यहाँ पे देखो, एंड द लिविंग एम्बॉडीमेंट, सेंटेंस आगे चल रहा है, तो सेंटेंस में आपको क्या करना है, कोमा लगा के, जब आप हिंदी में लिखोगे तो कोमा लगा के फिर आपको आगे लिखना है। एंड से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, और साथ ही जब सेंटेंस आगे बढ़ता है तो फिर अब इसका मतलब है कि जो लेखक है वो अपनी बात को और आगे विस्तार देना चाहता है, ठीक है, उसको एक्सटेंशन करना चाहता है, तो आप क्या करोगे, और साथ ही। ठीक है, और एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एम्बॉडीमेंट का अगर यहाँ मतलब है तो वैसे अगर आप देखोगे तो मूर्त रूप होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो हो रहा है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति या फिर मूर्त रूप। ठीक है, तो लिविंग एम्बॉडीमेंट, यानी लिविंग का मतलब क्या लिखोगे, जीवंत। लिविंग का मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ लिविंग का मतलब है जीवंत। तो क्या मतलब निकला, और जीवंत और साथ ही, लेकिन यहाँ पे देखो उसके आगे भी कुछ सेंटेंस है, तो पहले उसको देखना है। यहाँ तो हमको मालूम चल रहा है कि एंड द लिविंग एम्बॉडीमेंट, और जीवंत अभिव्यक्ति है, लेकिन किसकी, देखो ऑफ आ रहा है यहाँ पे, किसकी, विचारों। थॉट्स का मतलब क्या होता है, विचारों। और फैंसी का मतलब अब क्या होता है, फैंसी का मतलब होता है कल्पना। यहाँ पर क्या है, फैंसीज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कल्पनाओं की। तो और अब किसकी,
विचारों और कल्पनाओं की, ऑफ द, अब देखो द भी यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब है उन विचारों और कल्पनाओं की, ठीक है, दैट, जिसने की, मोल्डेड का मतलब होता है, मोल्डेड का मतलब होता है साकार, साकार करना। और अगर देशी भाषा में अगर हम बात करें तो मोल्डेड का मतलब होता है ढालना, ढालना, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा उसमें कुछ अलग उसमें बात करें तो आकार देना, आकार देना। समझ में आ रही बात? तो पहले तो क्या करोगे आप, मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि एक एक वर्ड का मीनिंग निकाल के जो सेंटेंस है उसका भाव आपको समझ में आ जाएगा कि लेखक जो राइटर है वो आखिर कहना क्या चाहता है। क्लियर? तो अब देखो, एंड द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द थॉट्स एंड फैंसी दैट हैव मोल्डेड देम। अब इसको कैसे लिखेंगे? और साथ ही उन विचारों और कल्पनाओं की, देखो सेंटेंस इसी प्रकार से बन रहा है, तो देखो वापस से देखो, और साथ ही उन विचारों, उन विचारों और कल्पनाओं की, अब क्या है, कल्पनाओं की लिविंग एम्बॉडीमेंट है, मतलब जीवंत अभिव्यक्ति है, जीवंत अभिव्यक्ति है। हालांकि एम्बॉडीमेंट मूर्त रूप भी होता है, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे, मूर्त रूप और जीवंत दोनों साथ साथ नहीं लिख के जीवंत अभिव्यक्ति है, जिन्होंने उन्हें मोल्डेड देम, साकार किया है, साकार किया है। अब देखो ये जो लाइन है ये आप देखना क्योंकि थोड़ा मिक्स हो गया, और साथ ही एंड द लिविंग एम्बॉडीमेंट, फिर दोबारा समझाता हूं, समझ लो ध्यान से, एंड द लिविंग एम्बॉडीमेंट, और साथ ही जीवंत अभिव्यक्ति है। जीवंत अभिव्यक्ति किसकी? उन विचारों और कल्पनाओं की। तो आपको सेंटेंस कैसे बना के लिखना है, और साथ ही उन विचारों और कल्पनाओं की जीवंत अभिव्यक्ति है, इस प्रकार से आपको सेंटेंस बना के लिखना है। क्लियर? जिससे क्या होगा कि आपके नंबर नहीं कटेंगे। नंबर कटते ही इसीलिए हैं क्योंकि आपको सेंटेंस को हिंदी में किस प्रकार से लिखना है, वाक्य को किस प्रकार से बना के लिखना है, वो आपको नहीं आता। कई स्टूडेंट्स को नहीं आता, क्योंकि जैसा हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर RS मैन की जो टेस्ट सीरीज होती है, जब उनकी कॉपीज चेक करते हैं तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि काफी स्टूडेंट्स को तो हिंदी में वाक्य लिखना ही ढंग से नहीं आता। अब वाक्य लिखना ढंग से नहीं आता, उसके पीछे एक कारण भी होता है कि उसको सेंटेंस का जो भावार्थ है वही समझ में नहीं आता। अब जब वो समझ में नहीं आता तो बिखरा बिखरा सेंटेंस लिखता है, और बिखरा बिखरा सेंटेंस लिखेगा तो लेखक क्या कहना चाहता है वो भी फिर क्या हो जाएगा, उसका अर्थ भी बिखरा बिखरा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो क्या करना है, और साथ ही उन विचारों और कल्पनाओं की जीवंत अभिव्यक्ति, यहां तक आपको समझ में आ गया। दैट, अब यहाँ पे दैट क्या है, यहाँ पे एक कंजंक्शन है, जो कि, ठीक है, या जीवन, जिन्होंने उन्हें ढाला है, तो दैट है, यहाँ पे दैट का है, जिन्होंने उन्हें, हैव मोल्डेड देम, देम के लिए क्या आ गया यहाँ पे, उन्हें, और हैव मोल्डेड, मोल्डेड का मतलब साकार किया है, यानी ढाला है, आकार दिया है, आकार दिया है लिख सकते हो, साकार किया लिख सकते हो, उन्हें ढाला है ये लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा तरीका, सही तरीका जो है, सही जो वर्ड है यहाँ पे वो है उन्हें साकार किया है, क्योंकि विचारों को और कल्पनाओं को साकार ही करना होता है। ठीक है, आकार देना वो भी सही है, लेकिन ज्यादा हम प्रॉपर वे में क्या यूज करते हैं, विचारों को साकार करना, कल्पनाओं को साकार करना, मतलब उन कल्पनाओं को हकीकत में बदलना। क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिख के आना है। आगे देखो, अब देखो यहाँ पे ये वाली जो लाइंस है, ये लास्ट लाइंस है, तो इसमें क्या है, सेंटेंस को जब आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको सेंटेंस नजर आ रहा है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। वर्ड्स चेंज देयर मीनिंग फ्रॉम एज टू एज। देखो वर्ड्स का मतलब क्या होता है, शब्द। अगर हम इसको पहले मीनिंग निकाल के देखें, फिर लास्ट में इसको कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। तो वर्ड्स जो है वो अपना अर्थ को बदलते हैं, चेंज करते हैं, यानी बदलते हैं। देयर मीनिंग, अपने अर्थ को, यानी उनके अर्थ को, ठीक है, फ्रॉम एज टू एज, यानी समय के साथ साथ, ठीक है, यानी समय के साथ साथ
जो शब्दों का जो अपना अर्थ है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये इसका सही हुआ, यानी शब्द बदलते हैं अपने अर्थ को, लेकिन हम क्या लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे कि समय के साथ साथ शब्दों का जो अपना अर्थ है वो बदल जाता है। आज 2023 में जो शब्द हैं जिनका मीनिंग जो निकाला जाता है, हो सकता है आने वाले समय में 10-20 साल के बाद में उसका मीनिंग चेंज हो जाए, ठीक है, या कुछ भावार्थ, उसका जो भाव है वो चेंज हो जाए। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, एंड ओल्ड आइडियाज ट्रांसफॉर्म। और जो आइडियाज का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइडियाज का मतलब है विचार, ठीक है, जो पुराने विचार हैं, ट्रांसफॉर्म देमसेल्स, वो अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। देमसेल्स का मतलब अपने आप को। क्लियर। तो ट्रांसफॉर्म देमसेल्स, वो अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं इनटू न्यू, यानी नए में, मतलब नए विचारों में। यानी पुराने विचार क्या होते हैं, नए विचार में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, मतलब नए रैपर के हिसाब से, नए समाज के हिसाब से, नए तौर तरीकों के हिसाब से। जैसा आपको गानों में आप देखते होंगे, जो पुराने गाने हैं, ठीक है, वो बहुत मधुर मेलोडियस सॉन्ग्स हैं, लेकिन अब आज की पीढ़ी क्या करती है, उनको रिमिक्स वर्जन में सुनती है। समझ में आ रही बात। तो इसी प्रकार से जो पुराने विचार है वो भी अपने आप को नए विचारों में परिवर्तित कर लेते हैं। ऑफन कीपिंग देयर ओल्ड अटायर। अटायर का मतलब होता है यहाँ पे स्वरूप, ठीक है। तो ऑफन यानी पुराने स्वरूप को बरकरार रखते हुए। जैसे मैंने आपको अभी रिमिक्स सॉन्ग्स का एग्जांपल दिया, वो क्या है, सॉन्ग वही है, उसका म्यूजिक भी वही है, यानी पुराना स्वरूप को बदला नहीं है, लेकिन क्या किया है, ना तो म्यूजिक को चेंज किया है, ना उसका जो लिरिक्स है उनको चेंज किया है। सिर्फ क्या किया, उसके अंदर को रिदम डाल दी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डाली है, पुराने रिदम को नहीं हटाया है। लेकिन जो नई रिदम है, जिसमें कोई भी जो लोग हैं, युवा हैं, वो डांस कर सकें उसी गाने पे, उसी धुन में, तो उसको हम बोलते हैं कि पुराने स्वरूप को बरकरार रखते हुए, ठीक है। तो कीपिंग का मतलब क्या होता है, बनाए रखते हुए। अगर हम बनाए रखते हुए बोलते हैं तो वो हिंदी का है, और बरकरार रखते हुए बोलते हैं तो उर्दू का शब्द है। बस इतना ही इसमें डिफरेंस है। क्लियर। तो अब देखो, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इतना लंबा जो सेंटेंस है उसको शुरू कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो ये ऑफन है, देखो आप पहले पूरा मीनिंग निकाल के देख लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि अब सेंटेंस को हमें शुरुआत कैसे करनी है। पहले आपने पढ़ा, समझ लिया, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम होते हैं उनमें इतना तो समय होता है कि स्टूडेंट को पहले पढ़ के और समझ ले कि उसको लिखना किस तरीके से, ठीक है। तो प्राय, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर। अब देखो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस बताता, बार बार बता रहा हूं। प्राय अगर आप लिखते हो तो ये क्या है, प्राय एक प्रकार से हिंदी का शब्द है, ठीक है। इसकी जगह अक्सर, ठीक है, ये क्या है, उर्दू का शब्द है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो एक ही है। क्लियर। तो प्राय अपने, यहाँ पे देर है ना, यहाँ पे तो देर को हम क्या करेंगे, अपने, प्राय अपने, ठीक है। अक्सर भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि आपको इंग्लिश से हिंदी में करना है तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी के शब्द यूज करो, ठीक है। तो प्राय अपने, ठीक है, ओल्ड अटायर, पुराने स्वरूप को, पुराने स्वरूप को, ठीक है। कीपिंग आ रहा है यहाँ पे, तो बनाए रखते हुए, बनाए, और या फिर हम कर सकते हैं बरकरार, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला है कि कोशिश करो कि हिंदी के शब्द ही यूज करो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो जितना ज्यादा हो सके, या तो हमारी टारगेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, और हमारी जो मदर टंग क्या है, हिंदी है। तो कोशिश करो कि आप हिंदी के शब्द यूज करो। तो प्राय अपने पुराने स्वरूप को बरकरार रखते हुए, रखते हुए, ठीक है, यहाँ पे कीपिंग का यूज है, ठीक है। तो इसको हम, ये क्या है कीपिंग, और ये इनफाइनाइट वर्ड्स अगर आपने पढ़ी हो तो इंग्लिश में, क्योंकि जब आप ये टॉपिक पढ़ते हो तो पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट कंटिन्यूस वगैरह इस टाइप के जब टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कीपिंग का मीनिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। तो प्राय अपने पुराने स्वरूप को बरकरार रखते हुए या बनाए रखते हुए। अब यहाँ पे ये तो हमने लिख दिया, यहाँ पे इस वाली लाइन से यहाँ से लेके यहाँ तक का लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, फ्रॉम वर्ड्स चेंज देयर मीनिंग फ्रॉम एज टू एज। एज टू एज का मतलब
एक युग से दूसरे युग। और अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, समय बीतने के साथ ही। तो प्राय अपने पुराने स्वरूप को बनाए रखते हुए या बरकरार रखते हुए समय बीतने के साथ ही। अब आगे लिखो, समय बीतने के साथ ही या समय बीतने के साथ, लेकिन ही लगा देंगे तो थोड़ा सा सेंटेंस में जोर आ जाएगा। तो समय बीतने के साथ ही शब्दों का, ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स आ रहा है ना, तो शब्दों का, अब शब्दों का क्या हो जाता है, शब्दों का जो अपना अर्थ है वो बदल जाता है। ये तो सेंटेंस हमने पढ़ा था शुरू में कि वर्ड्स चेंज देयर मीनिंग, यानी शब्द जो है अपने मीनिंग को चेंज कर लेते हैं। लेकिन शब्द क्या है, शब्द तो निर्जीव है, ठीक है, नॉन लिविंग है, वो खुद तो अपने जो अपना जो मीनिंग है, अपना जो अर्थ है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो कौन चेंज करता है, मनुष्य। मनुष्य क्या करता है, पहले उन शब्दों का अलग अर्थ में यूज करता था, अब अलग अर्थ में करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हम क्या लिखेंगे, साथ ही शब्दों का अपना अपना अर्थ बदल जाता है। यहां तक हमने लिख दिया। या फिर हम बदल जाता है की जगह हम अगर और शुद्ध हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो बदल जाता है की जगह सीधा लिख दो, परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। और अब आगे भी सेंटेंस अभी बढ़ रहा है आगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एंड लिखा हुआ है ना, एंड, तो यहाँ पे क्या लिखो, और, ठीक है। और ओल्ड आइडियाज ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू न्यू। अब ये लाइन बाकी रह गई। तो और जो ओल्ड आइडियाज हैं और जो पुराने विचार हैं, ठीक है, तो इसको और आगे लिख दो, और पुराने विचार, पुराने विचार अब क्या कर लेते हैं, अपने आप को, देमसेल्व्स लिखा हुआ ना यहाँ पे, देखो देमसेल्व्स, फिर मैं बता देता हूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देमसेल्व्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने आप को, ठीक है। तो और पुराने विचार अपने आप को ठीक है, और पुराने विचार अपने आप को इनटू न्यू, तो मतलब नए स्वरूप में, पुराने विचार अपने आप को नए स्वरूप में, मतलब पुराने विचार अपने आप को नवीन स्वरूप में, नए भी नहीं लिखना चाहो तो नवीन भी आप लिख सकते हो। नवीन जो है वो हिंदी का शब्द है, और जो नए शब्द है, नया, नया, ये नया जो शब्द होता है ये उर्दू का शब्द है। तो पुराने विचार अपने आप को नवीन स्वरूप में, नवीन स्वरूप में परिवर्तित कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, ये जो सेंटेंस है जो आएगा आपके सामने, तो उसको आप इस प्रकार से, अब देखो, जब सेंटेंस आप पढ़ोगे, लंबा सेंटेंस है, पहले पढ़ के समझोगे और फिर किस प्रकार से उसको लिखना है हिंदी में ट्रांसलेट करके, ताकि एक लय बने, लयबद्ध लिखो, उसका मीनिंग निकलना चाहिए जो आप लिखोगे, तो फिर आपके नंबर कटने के चांसेस 0 हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप सही नहीं लिखोगे तो 0 नंबर आते हैं, क्योंकि जो चेक करने वाला होता है वो क्या करता है, उसका खोपड़ा खराब हो जाता है जब वो देखता है कि क्या लिखा है, मतलब कुछ उसको खुद को समझ नहीं आता कि, और यहाँ तक कि जो स्टूडेंट लिख के आता है उसको भी अगर दोबारा उस कॉपी को सामने रख के पूछा जाए कि तुमने क्या लिखा है बताओ, तो वो भी नहीं बता सकता। क्लियर। तो आपको क्या करना है, पहले पढ़ के समझ लो और फिर उसके बाद में देखो कि हमें किस प्रकार से लिखना है कि इस चीज का अर्थ समझ में आ जाए, एक अर्थ जो निकल के सामने आए। क्लियर। अब आगे देखो, अब देखो ये इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, ठीक है, मुझे पता नहीं रहा, मैंने सोचा पहले वही लास्ट लाइन है। अब लास्ट लाइन क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू कैप्चर द मीनिंग। डिफिकल्ट का मतलब कठिन, और कैप्चर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, समझना। वैसे कैप्चर का मतलब क्या होता है, कैद करना। कैप्चर का मतलब होता है कैद करना, ठीक है, या बंदी बनाना। समझ मारी बात, कैप्चर का। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में किसी प्रकार को कोई लड़ाई दंगे चल नहीं रहे कि कोई पुलिस का मामला है,
तो यहाँ पे कैद करना, बंदी बनाना, ये शब्द यहाँ पे नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस के हिसाब से क्या करेंगे कि इट इज डिफिकल्ट टू कैप्चर द मीनिंग। या मीनिंग की बात आ रही है तो मीनिंग, अर्थ को क्या होता है, समझा जाता है। ठीक है, या तो नहीं समझा जाता है या फिर समझा जाता है। तो यहाँ पे क्या रहा, नेगेटिव सेंस है, इट इज कैप्चर, इट इज डिफिकल्ट टू कैप्चर। ठीक, द मीनिंग, अर्थ को समझना मुश्किल है। मच लेस द स्पिरिट ऑफ एन ओल्ड वर्ड और फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या होता है, वाक्यांश। अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करें तो फ्रेज का मतलब क्या होता है, वाक्यांश, या फिर अब हिंदी के हिसाब से बात करें तो मुहावरे। ठीक है, अब आगे देखो। अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझने की, जहां पे स्टूडेंट को दिक्कत आ जाती है। अब यहाँ पे मच लेस, ये एक प्रकार से कंजंक्शन है। अब काफी जो स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश से दूर भागते हैं या बहुत यदा कदा ही कभी कभार ही इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उनको इस प्रकार के जो कंजंक्शंस हैं उसमें उनको दिक्कत आ जाती है कि ये कौन सा कंजंक्शन आ गया। क्योंकि मच, मच का मतलब क्या होता है, अधिक, और लेस का मतलब क्या होता है, कम। अब दोनों एक साथ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत शुरू हो जाती है। तो देखो सबसे पहले मतलब क्या है, अगर सेंटेंस को पढ़ के देखें, इट इज डिफिकल्ट टू कैप्चर द मीनिंग मच लेस द स्पिरिट ऑफ एन ओल्ड वर्ड और फ्रेज। मैं आपको अभी इस मच लेस का जो यूज है वो भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मच लेस का यूज होता है। पहले आप इसको समझ लो। तो यहाँ पे क्या है, किसी पुराने, द स्पिरिट ऑफ एन, और स्पिरिट का मतलब क्या है यहाँ पे, भाव। वैसे स्पिरिट का मतलब क्या होता है, आत्मा, लेकिन यहाँ पे क्या है, भाव। तो किसी पुराने शब्द या मुहावरे को, भाव को समझना तो दूर बल्कि अर्थ को समझना भी मुश्किल है। ये इसका पूरा बनेगा। अब कैसे बनेगा, देखो समझ लो। मच मच लेस द स्पिरिट ऑफ एन ओल्ड वर्ड और फ्रेज, तो किसी पुराने शब्द या मुहावरे के भाव को ठीक है समझना तो दूर। देखो मच लेस का मीनिंग जो है ना सेंटेंस में वो इसी प्रकार आता है, समझना तो दूर बल्कि उसके अर्थ को समझना ही मुश्किल है। मतलब मच लेस जो है वो निगेटिव सेंस में यूज होता है इंग्लिश में। क्लियर। तो देखो सबसे पहले आप देखो, किसी सेंटेंस को शुरुआत कहां से करेंगे, इस तरीके से, यहां से, किसी पुराने शब्द या और लिखा हुआ ना यहाँ पे, और का मतलब या मुहावरे के भाव को समझना तो दूर ठीक है। अब समझना दूर बल्कि, यहां पे बल्कि शब्द का यूज करो, बल्कि उसके अर्थ को समझना भी मुश्किल है। और मुश्किल है उसकी जगह पे आप कठिन भी कर सकते हो, कठिन है। ठीक है। तो अब देखो सेंटेंस को पढ़ के समझ में आ गया होगा कि जो मच लेस है उसका मीनिंग किस प्रकार से यूज किया जाता है इंग्लिश में, मतलब नेगेटिव सेंस में होता है। और ये इस प्रकार के वाक्य आप आम जीवन में, नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में कई बार बोलते हो ना कि वहां तो जाना तो दूर, वहां तो सोचना भी बेकार है वहां के लिए। या कई बार हम बोलते हैं। तो मच लेस का मैं अभी आपको यूज भी बताऊंगा ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। तो हमने क्या किया, इट इज डिफिकल्ट टू कैप्चर द मीनिंग, मतलब बल्कि उसके अर्थ को समझना भी मुश्किल है। अब आपको लग रहा होगा बल्कि के लिए कोई शब्द यूज नहीं हुआ तो फिर लिखा क्यों है। तो यही मैं कह रहा हूं कि सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे और मच लेस जो कंजंक्शन है उसका मीनिंग, उसका यूजेज आपको पता होंगे तो फिर आप अपने आप ही उस सेंटेंस को बना लोगे। ठीक है। अब आगे देखो तो हमने क्या किया है, किसी पुराने शब्द या मुहावरे के भाव को समझना तो दूर बल्कि उसके अर्थ को समझना भी मुश्किल है। तो लेखक क्या कहना चाहता है कि काफी ऐसे वर्ड्स हैं जिनके, ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे फ्रेजेस हैं यानी मुहावरे हैं या वाक्यांश हैं, उनके भाव को अगर हम समझें तो वो तो एक बहुत मतलब डिफिकल्ट है। उसका पहले बात तो हमें अर्थ को समझना पड़ता है कि उसका अर्थ क्या है, यानी वही बहुत दिक्कत करता है। समझ मारी बात, यानी उसका अर्थ ही समझ नहीं आता
तो भाव को कहाँ से समझेंगे। और यही प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ भी आती है कि जब वो इंग्लिश में पैराग्राफ को देखते हैं और उनके क्वेश्चन आ गया कि प्रेसी राइटिंग करनी है, संक्षिप्तीकरण करना है, जब इंग्लिश में उनको उनका मीनिंग समझ में नहीं आएगा उस पैराग्राफ का, तो उसका प्रेसी कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी क्या होता है कि उस लैंग्वेज से आपको बार बार गो थ्रू होना, यानी वो लैंग्वेज को आप टच में रखो। ये नहीं कि आपको एग्जाम आए तो हम केवल पढ़ के चले जाएंगे और कर देंगे, वहीं पे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती है। काफी स्टूडेंट मुझे बार बार फोन करते हैं, पूछते हैं कि हमें तो केवल कंपोजिशन वाला पार्ट करवा दो। तो कंपोजिशन वाला पार्ट ऐसे नहीं होता है, पहले आपको इंग्लिश को आपको टच में रहना पड़ेगा। जब आप इंग्लिश के टच में रहोगे तो फिर आप आराम से प्रेसी राइटिंग हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो, चाहे एलिब्रेशन हो, कुछ भी हो, वो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अब केवल आप एग्जाम टाइम में पढ़ोगे तो फिर आप कैसे करोगे। आपने देखा होगा कि जब RS मैन अभी 2021 का पेपर हुआ था या 2018 का पेपर हुआ था, हमने उसकी आंसर की जारी की थी और पहली बार शुरुआत की थी राजस्थान में। यहाँ तक कि हमने IAS मैन की भी आंसर की जारी की है, असिस्टेंट कमांडेंट की भी आंसर की जारी की है, जो कि टीचर नहीं करते थे। ज्यादातर टीचर किसकी आंसर की करते थे, केवल प्री एग्जाम की, जो ऑब्जेक्टिव होता है। हमने उन सभी की आंसर की जारी की जो मेन में एग्जाम डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि उनको लिखना किस प्रकार से है एग्जाम में। और आपने ये भी नोट किया होगा कि जब हमने प्रेशर बनाया मार्केट में कि भाई इसकी भी आप आंसर की जारी करो, तो टीचर्स ने आंसर की जारी नहीं की। और कुछ प्रेशर में आके एक दो टीचर ने आंसर की जारी की और उसमें उन्होंने बहुत भरमार गलतियां की। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है, क्या पता चलता है कि उन टीचर्स को भी जो पेपर है वो सॉल्व करना नहीं आता, जबकि वो काफी सालों से पढ़ा रहे हैं। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप एग्जाम में लिख के आओगे, और जब इस प्रकार से लिख के आओगे तो एग्जामिनर का कोई सेंस नहीं बनता कि वो आपके नंबर काटेगा। क्लियर है। एक आध नंबर काट सकता है, जो कोई रूल्स नहीं है नंबर काटने का, लेकिन एक आध नंबर कटने के चांसेस इसलिए होते हैं कि भाई इसको हम, हो सकता है कि और तरीके से भी अच्छा लिख सकते हैं, हो सकता है जैसा मैंने लिखा है मुझसे भी अच्छा लिखने वाले हों, और होते ही हैं। क्लियर। अब आगे देखो। अब देखो मैंने इसको पूरा, अब देखो किस प्रकार से ये पूरा बनेगा, समझ लो इसको ध्यान से। फिर मैं आपको मच लेस जो कंजंक्शन है इसका यूजेस आपको समझाऊंगा। कोई भाषा व्याकरण और भाषा विज्ञान से असीमित रूप से कहीं अधिक बड़ी चीज है। यह किसी जाति और एक संस्कृति की उत्कृष्टता का काव्यात्मक विवेचन है या साक्ष्य है। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, या ऑब्लिक करके आप ऐसे भी लिख सकते हो। और साथ ही उन विचारों और कल्पनाओं की जीवंत अभिव्यक्ति है जिन्होंने उन्हें साकार किया है। प्राय अपने पुराने स्वरूप को बरकरार रखते हुए या बनाए रखते हुए समय बीतने के साथ ही शब्दों का अपना अर्थ बदल जाता है या फिर परिवर्तित हो जाता है, और पुराने विचार अपने आप को नवीन स्वरूप में परिवर्तित कर लेते हैं। किसी पुराने शब्द या मुहावरे के भाव को समझना तो दूर, बल्कि उसके अर्थ को समझना भी मुश्किल है। इस प्रकार से जब आप लिख के आओगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। क्लियर। अब आगे देखो मच लेस का यूज। अब हम बात करते हैं मच लेस। ये क्या है, एक प्रकार से कंजंक्शन है। और जब कंजंक्शन है तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हम हिंदी की बात करें तो बहुत कम। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही कम, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि जो मच लेस है उसका मीनिंग क्या होता है, बहुत कम, और मच लेस क्या है, एक प्रकार से कंजंक्शन है। ठीक। और इसको हम किस में करते हैं, वी यूज इन निगेटिव सेंस। और इसका यूज हम किस में करते हैं, निगेटिव सेंस में या निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर। अब देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, आई कांट रन अ माइल। अब देखो हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, आई कांट रन अ माइल मच लेस अ
मैराथन। अब इसका मतलब क्या हुआ? आई कांट रन अ माइल मच लेस अ मैराथन। मीनिंग क्या हुआ कि मैं 1 मील भी नहीं दौड़ सकता, मैराथन तो बहुत दूर की बात है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो मच लेस का मीनिंग क्या आया, मैं 1 मील भी नहीं दौड़ सकता और मैराथन तो बहुत दूर की बात है, मतलब मैराथन तो मैं दौड़ ही नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। समझ में आ रही बात? तो ये देखो एक यूज इसका। दूसरा सेंटेंस हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जैसे मान लो कई लोग होते हैं ना कि कई, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, जैसे राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, या कई इंडिया कंट्री में भी कई जगह पे या वर्ल्ड में कई जगह पे पानी की कमी होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? दे ऑलवेज हैव। देखो एक सेंटेंस लिखो, मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से देखो। दे ऑलवेज हैव। अब हमेशा वो रखते हैं, क्या रखते हैं? शॉर्ट ऑफ वाटर, पानी की कमी। उनके पास हमेशा क्या होती है? पानी की कमी होती है। और पानी की कमी किसके लिए होती है? मान लो पीने के लिए होती है। तो टू ड्रिंक टू ड्रिंक, उनके पास हमेशा पानी की कमी होती है, पीने के पानी की कमी होती है। और नहाना तो बहुत दूर की बात है, ये हम जोड़ सकते हैं। तो मच लेस टू बाथ। अब टू बाथ इन लगा दो। मतलब सेंस क्या हुआ सेंटेंस में कि उनके पास पीने के पानी की इतनी कमी है, नहाना तो बहुत दूर की बात है, मतलब नहाने का तो वो सोच ही नहीं सकते, पानी पीने को मिल जाए ये एक बहुत बड़ी बात है, ये इसका मतलब हुआ। तो सेंटेंस क्या हुआ? निगेटिव सेंस में हुआ। समझ में आ रही बात? अब हम आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं। ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आगे होंगे और मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मच लेस या लेट अलोन, ठीक है, टू से नथिंग ऑफ, इस प्रकार के जो भी आ जाते हैं यूजेज आ जाते हैं, तो इनके मीनिंग, इनके यूजेस आपको पता होने चाहिए। और अगर ये आपको पता है तो आप आराम से उसका मीनिंग निकाल सकते हो, या एग्जाम में आ जाते हैं तो उनको आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर? अब देखो एक बहुत ही वर्तमान प्रेजेंट का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो चल रहा है। जैसे मान लो पप्पू, ठीक है, बहुत ही कॉमन नाम है। जैसे हम बोल सकते हैं पप्पू कांट इवन विन द इलेक्शन। पप्पू कांट इवन विन द इलेक्शन, मान लो कोई भी वार्ड मेंबर का ऑफ है, पप्पू वार्ड मेंबर का इलेक्शन नहीं जीत सकता अपने खुद के बल पे। तो अपने खुद के बल पे ऑन अपने खुद के बल पे, यानी अपनी ऑन इज ऑन स्ट्रेंथ, मच लेस। अब मच लेस यहां पे लगा दो, ठीक है। अब देखो हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि पप्पू अपने दम पे एक वार्ड मेंबर का यानी पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सकता, पीएम बनना तो बहुत दूर की बात है। तो मच लेस बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आपने क्या समझा इस सेंटेंस से कि कोई पप्पू नाम का व्यक्ति है जो मंदबुद्धि है, या कुछ भी हम बोल सकते हैं, जो अपने बल पे पीएम का वार्ड मेंबर का चुनाव भी नहीं जीत सकता, मच लेस बिकम द पीएम, वो प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है, इनसे आपको 3 सेंटेंस मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको, सिर्फ ये बताने के लिए कि मच लेस का मीनिंग क्या है, और ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। जो आपके 2021 के पेपर में जो अनुच्छेद आया था उसके अंदर मच लेस का यूज हुआ है, तो उसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं। और ये पहला, सेकंड और थर्ड जो भी सेंटेंस है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये जो अनुच्छेद है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से हमें एग्जाम में करना है वो आप सीखोगे।
और जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये किसी प्रकार का आपका पैराग्राफ आ जाए एग्जाम में, कुछ भी आ जाए, आप आसानी से उसको हिंदी में या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स कोर्स वगैरह या टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहें, वो आप ये वाला जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये नंबर है, इन पे आप फ़ोन कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पे आप फ़ोन कर सकते हो और ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हो। तो टेस्ट सीरीज पेपर 4 की भी चालू है और जो कोर्स है RS मैन का वो भी उसके अंदर है, दोनों आपको मिल जाएंगे। और अदर स्टेट के जो कोर्स हैं जैसे हिमाचल का है और भी कुछ स्टेट के कोर्स हैं, यहाँ तक कि इवन पाकिस्तान का भी जो CSS का एग्जाम होता है उसका कोर्स भी चल रहा है और लास्ट ईयर भी बच्चे थे, इस बार भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। कहने का मतलब जो भी स्टेट, जिस स्टेट से मुझे आप देख रहे हो उनके उनका कोर्स अवेलेबल है और किसी का नहीं है तो आप मुझे फ़ोन करके बोल सकते हो, आपका कोर्स, आपके स्टेट का जो भी कोर्स है वो अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? तो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला वीडियो किस टॉपिक पे होगा वो आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।